नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। एंड बिफोर डिस्कसिंग पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस मैं आपको थोड़ा सा एक रिवीजन सा करा देना चाहता हूँ। एंड द बेस्ट वे टू डू दिस रिवीजन वुड बी टू थिंक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स फॉलोड बाय some kind of treaty, some kind of arrangement, some kind of congress। तो उससे आपको एक बहुत ही ब्रीफ में एक हिस्ट्री का बहुत अच्छा यूरोपियन हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। एंड आई वांट टू स्टार्ट विथ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इन 1517 बाय मार्टिन लूथर। ठीक है, तो उन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के फाउंडेशंस रखे और पूरे यूरोप में वो आग की तरह फैल गया। हमने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करी हुई है पिछले एपिसोड्स में। बट उससे हुआ क्या, उससे सबसे पहले स्प्लिट इन क्रिश्चियनिटी आया। पीपल कुड चूज देयर रिलीजन। अब रिलीजन का मतलब ये नहीं कि क्रिश्चियनिटी एंड सम अदर रिलीजन, इट वाज बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी। पीपल एंड मोनार्क्स कुड चूज देयर रिलीजन। ठीक है, और जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एक तरीके से बोलेंगे आप, वो थोड़े से ट्रेड को बेनिफिट करने वाले एथिक्स थे कि जैसे आप उसमें डेट ले और दे सकते थे, मुनाफा कमा सकते थे, उसमें प्रोहिबिशन नहीं था। तो क्योंकि उसी के अगेंस्ट ये सब बातें हो रही थी, करेक्ट। तो वो प्रोटेस्टेंट बहुत सारे जो मोनार्क्स थे, बहुत सारे जो लोकल रूलर्स थे, किंग्स थे, उनको काफी मतलब सही लगा ये अप्रोच। तो वहां से आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा यूरोप में, और इसकी हमने बहुत चर्चा की है, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर ही था उस टाइम स्पेन, है ना। तो ऑस्ट्रो हंगेरी, जर्मनी की तो बहुत सारे स्मॉल डिविजन्स हुए पड़े थे उस टाइम, तो वहां पे अलग प्रिंसिपैलिटीज थी। ठीक है, तो ये सारे नेदरलैंड्स, ये सारे एम्पायर आपस में लड़ना शुरू करेंगे और बहुत लड़ाइयाँ होंगी, 80 ईयर वॉर, 30 ईयर वॉर। उसके बाद इसको सबको शांत करने के लिए ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया होगी 1648 में, और वहां से फिर क्या होगा, द बर्थ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, डिप्लोमेसी, नो इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर्स, फ्रीडम टू चूज देयर ओन रिलीजन। मतलब बिटवीन प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक रिलीजन, मोनार्क्स कुड चूज देयर रिलीजन। और यहां से ही फिर एक मतलब आइडिया आएगा नेशनल बाउंड्रीज का, बट द नेशन was equivalent to monarch. Monarchs were the head of the nation. तो उस टाइम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। तो दैट ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया विल बी देन फॉलोड बाय द होल टाइम ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। तो अगर एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में अगर आपको किसी को याद रखना है तो लुई 14 को याद करिए हमेशा, फ्रांस में, जिन्होंने एकदम दिखा दिया कि एब्सोल्यूट मोनार्क कैसा होता है। ठीक है, तो आई एम द स्टेट, बेसिकली दैट्स द सेंटेंस। ठीक है, बट फिर लुई 14 के बाद क्या होगा, 15 और 16 प्रोग्रेसिवली वीकर होते जाएंगे, लुई 15 एंड लुई 16। एंड इन दैट सेम टाइम मिडिल क्लास विल स्ट्रेंथन, नोबल्स एंड क्लर्जी, इनका पावर वीकन होते चले जाएगा। एंड देन देयर इज अ डिस्ट्रेस इन लोअर क्लास। तो उसके बाद वी सी द फर्स्ट फर्स्ट विक्ट्री ऑफ मिडिल क्लास अगेंस्ट मोनार्की थ्रू अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन में सबसे पहले ये देखने को मिलेगा वेयर मिडिल क्लास ऑफ दोज 13 कॉलोनीज, मिडिल क्लास पीपल विल रिवोल्ट अगेंस्ट द मोनार्क। मोनार्क कौन है, इंग्लैंड का मोनार्क है, करेक्ट। मोनार्की यहां पर इंग्लैंड की है ना। तो दैट वाज मिडिल क्लास वर्सेस मोनार्की, और इसलिए ये मिडिल क्लास रेवोल्यूशन था और लिबरल आइडियल्स पे मतलब को फॉरवर्ड किया। क्या था, लिबरल आइडियल्स, इंडिविजुअलिज्म, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और फ्री मार्केट। और फिर उससे वहां से और इम्पैक्ट किस पे होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा 1789 में, फॉलोड बाय नेपोलियनिक वॉर्स। नेपोलियनिक वॉर्स से पूरा यूरोप उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये कहां तक चलेगा, जब तक नेपोलियन को फाइनली डिफीट नहीं कर दिया जाता वाटरलू में 1815 तक। और फिर 1815 में आप फिर देखेंगे एक वियना कांग्रेस होगी, जिसको प्रिसाइड कौन करेगा, जिस पर क्लेमेंस वॉन मेटरनिक, हमने इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया हुआ है। तो ये वियना कांग्रेस में फिर बहुत सारे अपने अपने मतलब बैलेंस ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट आएगा।
है ना, और ये इसमें जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है वो कोशिश करेगा कि ये जो नई लहर ऑफ नेशनलिज्म और न्यू आइडियाज आ गई है नेपोलियन के कारण, याद है आपको, नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो फार एंड वाइड स्प्रेड हो चुका है ऑलरेडी, बट क्लेमेंस वॉन मेटरनिख कोशिश करेगा कि ये इसको सप्रेस कर पाए, बट ऐसा होगा नहीं। हमने देखा था कि 3 इम्पैक्ट, मतलब 3 डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ नेशनलिज्म देखने को मिलेगा, जो पहले से ही जहां कंट्रीज में थोड़ा सा डेमोक्रेसी वगैरह की बातें होने लग गई थी, लाइक फ्रांस एंड इंग्लैंड, यहाँ की गवर्नमेंट्स अब प्रोग्रेसिव होते जाएंगी, और जहाँ पे नेशनलिज्म की बात नहीं हुई थी लाइक इटली एंड जर्मनी, ये नेशनलिज्म की वे में यूनिफाई हो जाएंगे। एंड इन द ईस्टर्न यूरोप नेशनलिज्म विल ब्रिंग डिसइंटीग्रेशन एंड काइंड ऑफ डिजास्टर, जिसके कारण आगे चल के बाल्कन्स का प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा, मतलब वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू बाल्कन्स। ठीक है, तो ये वॉन मेटरनिख, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया याद रखना है, एक बड़े प्रोलॉन्ग वॉर के बाद वेस्टफैलिया हुआ, उसके बाद फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियनिक वॉर के बाद मेटरनिख, चार्ल्स मेटरनिख, क्लेमेंस वॉन मेटरनिख का वियना कांग्रेस 1814-15 में, उसके बाद अब जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली हो जाएंगे, विच इज कंसिडर्ड to be by some people in Europe at that time considered to be more impactful, more eventful thing than French Revolution, unification of Germany, क्योंकि ये balance of power को completely मतलब डिसइक्विलिब्रियम में ले आएगा, क्योंकि अब जर्मनी एक बहुत बड़ा यूनाइट होके बहुत बड़ा एक कंट्री बन जाएगा और बहुत पावरफुल भी बनने लगेगा। ठीक है, तो वहां पे फिर ऑटो वन बिस्मार्क आएंगे, ठीक है, और फिर वो बर्लिन कांग्रेस। तो देखिए आप किस तरीके से पावर सेंटर शिफ्ट हो रहे हैं, वेस्टफैलिया, फिर क्लेमेंस वॉन मेटरनिख का वियना, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, फिर जर्मनी पावरफुल बन गया। तो अब बर्लिन कांग्रेस होगा 1878 में। आपको याद होगा सेंट स्टेफानो की ट्रीटी जो थी उसको ब्रिटेन ने बर्लिन कांग्रेस में भेज दिया था, जो एक रशिया और ऑटोमन एम्पायर का हुआ था। तो वो सब अब मतलब मेन लीडर यहाँ पे जर्मनी हो गया है। फिर बाद में 1884 में भी अफ्रीका को कैसे डिवाइड करना है उसी का वापस से एक और बर्लिन में ही मीटिंग होगा। तो अब बर्लिन बन गया सेंटर ऑफ अटेंशन। तो ये सारे टाइम टू टाइम आपको ये कांग्रेसेस और ट्रीटीज को थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, वेस्टफैलिया, वियना कांग्रेस और बर्लिन कांग्रेस। और अब फाइनली आते हैं पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस पर। अब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर कांग्रेसेस। कैसे? क्योंकि ये पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बन गया। पहले क्या था कि ये यूरोपियन नेशन आपस में ही कर रहे थे, तो इट हैड मोर लाइक यूरोपियन फ्लेवर, मोर क्या पूरा यूरोपियन फ्लेवर ही था। बट अब ये यूरोपियन कंट्रीज हैड स्प्रेड इनटू कॉलोनीज और इन्होंने बहुत सारे जगहों को कॉलोनाइज कर लिया था। तो बहुत क्या हुआ, इसमें दूसरे नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव भी आए। 17 आउट ऑफ 27 रिप्रेजेंटेटिव वर फ्रॉम आउटसाइड यूरोप, सो इट हैड अ वेरी इंटरनेशनल नेचर। Then Woodrow Wilson was the president of the Congress. अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर बन के ऊपर उठेगा। ठीक है, अमेरिका क्या होता है कि पेरिस में जर्मन फोर्सेस एंटर कर चुकी होती है और उनको पीछे हटाने के लिए अमेरिकन सोल्जर्स, वहां पे करीब 5 लाख अमेरिकन सोल्जर्स पेरिस में होते हैं उस टाइम, जब आर्मिस्टिस, जब पीस मतलब जब वॉर खत्म होता है। तो वुड्रो, पहले लंदन में होने वाली होती है ये पीस कॉन्फ्रेंस, उसको वुड्रो विल्सन कहते हैं पेरिस में, क्योंकि उनको लगता है ना कि अपने सैनिक होके तो थोड़ा मतलब ज्यादा अपनी बात का वेटेज रहेगा वहां पे, है ना, 14 पॉइंट प्रोग्राम वगैरह देना है और आइडियोलॉजिकल बातें करनी है वहां पे, तो थोड़ा सही रहेगा। तो इसलिए फिर वो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस उनके इंसिस्टेंस पर किया जाता है पेरिस में। देन इंस्टेड ऑफ मोनार्क देयर वर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ध्यान रखिए, वाइमार रिपब्लिक का भी वही आइडिया था ना कि तभी उन्होंने वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बना और वो ही रिप्रेजेंटेटिव आए। अब नाम है इसका पीस कॉन्फ्रेंस, बट इसमें बहुत ज्यादा कंटेंशियस इश्यूज होंगे और इससे जितनी प्रॉब्लम होंगी वो दे विल सो सीड फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो हार्श पनिशमेंट इट गेव टू द डिफीटेड नेशंस। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये पीस कॉन्फ्रेंस था, बट इसमें बहुत कंटेंशियस इशू और इट वाज एनीथिंग बट अ पीस कॉन्फ्रेंस। देन द क्लॉजेस दैट वर पुट टुगेदर दे स्टेड फॉर शॉर्टेस्ट टर्म, इन्हीं का ही रहा होगा। आप देखिए वियना कांग्रेस
या बर्लिन कांग्रेस ने जो कुछ भी किया थोड़े सालों तक तो मतलब रहा, पीस रहा उनके चलते कुछ ना कुछ। इसका पीस क्या है, इसका बस 20 साल और पीस रहेगा, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा 1939 में। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ 20-year पीस बिटवीन टू वॉर्स, है ना। तो इस तरीके से ये है नेचर ऑफ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एंड हाउ दिस वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर कांग्रेसेस। नाउ व्हाट वर द एम्स ऑफ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस? सबसे पहला एम था कि जो डिफीटेड नेशंस हैं उनके साथ जो आप कंपेंसेशन है, ठीक है, उसका डिस्कशन। दूसरा, वुड्रो विल्सन अपनी बात वहां पर लेकर आ ही गए थे कि भाई जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं के लोग हैं उनको आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए, सेल्फ डिसीजन। अभी देखिए सेल्फ डिसीजन का एक सबसे बड़ा आइडिया यही है कि इस सेल्फ डिसीजन के चक्कर में छोटे 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 नेशंस बन जाएंगे कहीं कहीं से कट के, बिकॉज द होल आइडिया इज कि हाँ हर टाइप के लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। देखिए दैट इज व्हाई इंडिया इज सो डिफरेंट फ्रॉम यूरोप। कायदे से देखा जाए तो जिस तरीके से यूरोप बांटा गया या बट गया खुद ही खुद लैंग्वेज या एथनिसिटी इसके बेसिस पर, उस तरीके से तो इंडिया भी बट चुका होता। बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर नेशन दैट इट स्टेड यूनाइटेड। आपको वर्ल्ड में ऐसे बहुत ही, शायद इंडिया ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर इतने एथनिसिटीज, रिलीजन, लैंग्वेजेस एक साथ एज अ सिंगल नेशन सर्वाइव किए और कर रहे हैं और अच्छे प्रोग्रेसिवली कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको अपने कंट्री के बारे में जान के एक गर्व महसूस होता है ना। बट ये ऐसा सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में नहीं हो पाया, इसलिए मैंने बताया ना जो नई नई कंट्रीज क्रिएट हो गई, ये वही था कि आत्मनिर्णय का अधिकार। सो दिस इज दैट अमेरिकन आइडियोलॉजी, ठीक है। एंड देन फ्यूचर, और देखिए ये आत्मनिर्णय वगैरह का अधिकार तो ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जितनी कंट्रीज नई नई बनती जाएंगी उतने नए नए मार्केट्स डेवलप होते जाते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा मार्केट्स होना कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के लिए अच्छा होता है, एंड अमेरिका वाज वन ऑफ देम, है ना। तो ये आत्मनिर्णय का उसको चोंगा पहना दिया है, बट उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस रहा है, ठीक है। फिर दूसरा है कि फ्यूचर ऑफ कॉलोनीज ऑफ डिफीटेड नेशन, कि जो हार गए हैं उनकी कॉलोनीज का अब क्या किया जाए। एंड देन लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन, ठीक है। और ये लीग ऑफ नेशन काफ़ी इनइफेक्टिव रहेगा, क्योंकि आइडिया ये है कि ये पूरा अप्रोच ही ऐसा था कि जो हार गए हैं उनको हम सजा देंगे। अगर आप इस तरीके से किसी चीज को अप्रोच करेंगे तो जो हारा हुआ है वो अंदर ही अंदर सुलग रहा होगा, ठीक है। एंड देन दैट विल लीड टू सम न्यू थिंग, ठीक है। तो ये था एम्स ऑफ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। एंड देन कैसे स्टार्ट हुआ? देयर वर अ लॉट ऑफ ट्रीटीज, लॉट ऑफ मतलब डिफरेंट ट्रीटीज वर साइंड। सो फॉर एग्जांपल ट्रीटी ऑफ वर्साई विद जर्मनी, जिसको हम जल्दी अभी डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। देन देयर वाज ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन विद ऑस्ट्रिया, ट्रीटी ऑफ ट्रायनॉन विद हंगरी, ट्रीटी ऑफ नुएली विद बल्गेरिया, ट्रीटी ऑफ सेवरेस विद टर्की विच वाज ऑटोमन एम्पायर मोर ओवर। तो उसमें से टर्की के साथ ये साइन हुई। अब देखिए सेवेरस की ट्रीटी में ये हुआ, ये बहुत स्ट्रिक्ट ट्रीटी थी। इसमें एक क्लॉज था कि एक बहुत बड़ा लैंडमास इंक्लूडिंग कॉन्स्टेंटिनोपल विल बी टेकन फ्रॉम टर्की, एंड इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द एंड ऑफ द पोजिशन ऑफ खलीफा। तो एंड ऑफ पोजिशन ऑफ खलीफा तो चलो ठीक है, बट ये जो लैंडमास वाला और ये बहुत हार्श टर्म थे, इसके अगेंस्ट अंडर मुस्तफा केमाल पाशा Turkey refused to accept this treaty and put a revolt against the allied powers, जो friend countries थी, इनके against they put a revolt. तो in the end Treaty of Sevres was replaced by Treaty of Lausanne in 1923. तो by 1924 the proceedings of Paris Peace Conference concluded ultimately, ठीक है। फिर क्या है? ट्रीटी ऑफ वर्साई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जर्मनी पे रखा गया था, ठीक है। और इसके बहुत ज्यादा हार्श था, मतलब इम्प्रैक्टिकली हार्श बोल देंगे इसको, इम्प्रैक्टिकल। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट ये है कि वुड्रो विल्सन का जो 14 पॉइंट प्रोग्राम था, जो मैं बहुत ब्रीफ में आपसे डिस्कस करूंगा अगले एपिसोड में, बट उस 14 पॉइंट प्रोग्राम में एक बात जो थी वो ये थी कि इट प्रॉमिस जस्टिस फॉर विक्टर्स एंड लूजर्स, कि दोनों के साथ जस्टिस होगा, है। बट जर्मनी का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो ये रहेगा कि इट वॉज एक्सट्रीमली हार्श फॉर देम, इट वॉज डन ऑन एन एक्सट्रीमली हार्श टर्म्स। सो जो
14 पॉइंट प्रोग्राम का प्रॉमिस था वो रखा नहीं जाएगा, तो जर्मनी विल हैव दैट फीलिंग ऑफ बिट्रेयल, फर्स्ट थिंग। दूसरा, आपको याद होगा जर्मनी बिकेम अ रिपब्लिक जस्ट बिफोर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस सो दैट दे कुड पार्टिसिपेट, बट द वे दे वर ट्रीटेड, द रिप्रेजेंटेटिव्स वर ट्रीटेड एज इफ दे वर कॉन्विक्ट्स। देखिए, डिप्लोमेसी और मिलिट्री लीडरशिप में यही डिफरेंस होता है। डिप्लोमेटिक इसमें आप भले ही कोई हार गया हो, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट देन इसमें क्या हुआ था कि इनके रिप्रेजेंटेटिव्स वर एस्कॉर्टेड बाय पुलिस व्हेन दे केम इन, फिर उनको ट्रीटी हाथ में दे दी गई, फिर दे वर गिवन चांस टू थिंक ओवर इट, एंड व्हेन दे केम बैक दे वर अगेन एस्कॉर्टेड बाय पुलिस। तो ये बहुत ही मतलब अपमानजनक हो गया, मतलब इट वॉज वेरी ह्यूमिलिएटिंग फॉर देम, और ऐसी चीजें द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दैट कंट्री विल नॉट फॉरगेट, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट 13% ऑफ जर्मनीज लैंड will be lost. So Germany will lose 13% of his land. For example, Alsace and Lorraine जो उन्होंने फ्रांस से 1871 में ले लिया था, वो फ्रांस को वापस मिल जाएगा। पोलैंड को बीच में ही एक कॉरिडोर दिया जाएगा टू बाल्टिक, तो उसमें क्या होगा कि जर्मनी और ईस्ट प्रशिया कट जाएंगे, बीच में ये पोलैंड का कॉरिडोर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात थी। फिर डैंजिंग एक फ्री सिटी डिक्लेयर कर दी जाएगी विच विल बी रन बाय लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। जर्मनी विल लूज ऑल ऑफ देयर कॉलोनीज। राइनलैंड विच वॉज अ रिसोर्स रिच एरिया वॉज डिक्लेयर्ड अ डीमिलिटराइज्ड जोन। जर्मनी वॉज फॉरबिडन टू यूनाइट विद ऑस्ट्रिया, एंड देन सार कोल फील्ड्स गिवन टू फ्रांस फॉर 15 ईयर्स। ये राइलैंड के थोड़े से ही नीचे ही है ये सार कोल फील्ड, ये फ्रांस को दे दी जाएंगे। और फिर जर्मनी का नॉर्थ जो एरिया है, छोटा सा थोड़ा सा नॉर्थ का एरिया, वो डेनमार्क को दे दिया जाएगा, और उसमें भी थोड़ा सा एक और जो एरिया है जो बल्गेरिया की साइड पे, वो बल्गेरिया को दे दिया है। तो आप समझ रहे हैं इस तरीके से जर्मनी को बहुत हार्श टर्म्स दिए जाएंगे, और इनके अगेंस्ट यू नो हु विल प्रोटेस्ट। आपने इन इकोनॉमिस्ट का नाम सुना होगा, जॉन मेनार्ड केनिस। ये बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट एंड कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट माइंड्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी। और ये जो जॉन मेनार्ड केनिस थे, ये इतने महान इकोनॉमिस्ट तो थे ही, but he was also one of the representatives on the British side, and he protested against this whole harsh treaty being given to Germany, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली ये कहा कि this was impossible to implement practically and it would destroy Germany's economy and in turn also destroy European economy. So he literally, आप एक बात यहाँ पर कह दूं कि उन्होंने एक तरीके से प्रेडिक्शन कर दिया था कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा अगर ये टर्म्स जर्मनी पे लगाए गए। तो ध्यान रखना, रेपरेशंस इसलिए मांग रहे हैं ये सारे कंट्रीज सो दैट दे कुड पे बैक अ लॉट ऑफ लोन, अ लॉट ऑफ डेट दे हैव टेकन फ्रॉम अमेरिका। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जॉन मेनार्ड कीनेस इतने ज्यादा कन्विंस थे अपने इस पॉइंट को लेकर कि ही रिजाइंड फ्रॉम दैट कमिटी इन प्रोटेस्ट, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और देखिए उनका कहना सही भी पड़ रहा है। देखिए होता क्या है ना, इन नॉर्मल सिचुएशन अ कंट्री वुड बी आस्क्ड टू पे फॉर रेपरेशंस। रेपरेशन मतलब कि मतलब जितना, मतलब एक मुआवजा जिसे कहते हैं, ठीक है, कॉम्पेंसेशन। बट यहां पर क्या जर्मनी को कहा गया कि आप इंडेमनिटी, ठीक है, क्षतिपूर्ति के लिए पे, क्योंकि जिसका इसका जितना नुकसान हुआ है उनको सबको आप पे करोगे। और ये काफी हार्श था अकॉर्डिंग टू जॉन मेनार्ड केनेस, एंड लेटर ऑन हेनरी किसिंजर ऑल्सो कमेंटेड ऑन दिस। अकॉर्डिंग टू हिम, all the previous congresses had a nature where desired and possible result had some better coordination, ठीक है, what was desired and what was possible, कुछ थोड़ा बहुत coordination था, ठीक है, which was kind of absent according to him in Paris Peace Conference। और इसीलिए ये पीस कॉन्फ्रेंस की जो बातें हैं वो हो तो जाएंगी, बट दे विल सो सीड्स फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब देखिए, आप एक नेशन डेमोक्रेटिक बन गया, उसको आपने बिल्कुल ही नजरअंदाज करके और ह्यूमिलिएट कर दिया ऐसे कॉन्फ्रेंस में बुलाकर, है ना। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है। तो ये आज मैं पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को लेकर आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। आई होप यू आर एबल टू नाउ सी historically a series of these congresses and how they came, like they happened right after some major war or a long prolonged war, ठीक है, और उनका क्या क्या नेचर था, आज हमने थोड़ा वो
समझ लिया है हाउ ट्रीटी ऑफ वर्साई वॉज अ वेरी वेरी हार्श ट्रीटी पुट ऑन जर्मनी। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कंडीशंस फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्रिएट होते जाएंगे एंड द वर्ल्ड एंड लाइक यूरोप एंड द वर्ल्ड विल डिसेंड इनटू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।